जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पार्लियामेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिशिंग कैट के बारे में। देखेंगे कि आखिर ये फिशिंग कैट का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, फिशिंग कैट की क्या विशेषताएं होती है, इसके सामने क्या खतरे हैं, क्या क्वेश्चंस जो है फिशिंग कैट से रिलेटेड हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। और अभी हाल ही में चिल्का लेक के क्षेत्र में चिल्का विकास प्राधिकरण एवं द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के द्वारा फिशिंग कैट की पहली जनगणना का आयोजन किया गया था। तो उसके रिजल्ट्स क्या रहे, द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट क्या है, ये जब जनगणना की गई तो उसके लिए इस स्पेशियल एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो ये पद्धति क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सारी बातें जो है ये हम आज के वीडियो में जो है जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिशिंग कैट की, तो फिशिंग कैट का सबसे पहली चीज़ तो हमें पता रहना चाहिए वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रिनालुरस विवरिनस है। क्या है, प्रिनालुरस विवरिनस इसका वैज्ञानिक नाम है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें इसका आईयूसीएन स्टेटस पता होना चाहिए। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, सुबेद्ध या वल्नरेबल है। तो इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, सुबेद्ध की श्रेणी में आती है, संकटग्रस्त में, सुबेद्ध की श्रेणी में, या जिसको वल्नरेबल कहते हैं उसकी श्रेणी में ये आती है। साइट्स की जो परिशिष्ट 2 या इसे अपेंडिक्स 2 भी कहा जाता है उसमें ये आती है। और जो भारत का भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, या जिसे हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कहते हैं, उसके शिक्षा अनुसूची 1 का यह हिस्सा है। इस अनुसूची 1 में ही जो है टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सारे जो पशु है ये भी आते हैं। तो ये इनके बराबर संरक्षण का स्टेटस जो है वो फिशिंग कैट को दिया गया है। तो हमारे एग्जाम के लिए यहाँ से जो 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है, परिशिष्ट 2 में आता है साइट्स के, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 का हिस्सा है। इसमें भी वल्नरेबल याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आगे चले अगर, तो इसकी विशेषताओं की अब बात करें हम, तो जो हमारी नॉर्मल बिल्लियाँ होती है ना, जो घरों में पाई जाती है, उसके आकार से इसका साइज जो होता है, आकार जो होता है वो दुगना होता है लगभग। मतलब ये नॉर्मल बिल्लियों की तुलना में बड़ी होती है साइज में। नॉर्मल बिल्ली तो दिन में भी एक्टिव रहती है, ज़्यादातर दिन में ही एक्टिव रहती है, जबकि ये जो फिशिंग कैट होती है वो निशाचर प्रकृति की होती है। मतलब कि ये रात में जो है ज़्यादा सक्रिय होती है। अन्य बिल्लियों की तुलना में ये वर्ष भर प्रजनन करती है, ये भी एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। तो ये वर्ष भर प्रजनन करती है ना। और जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि ये क्या है, फिशिंग कैट है या मछली पकड़ने वाली बिल्ली है। तो ये क्या होती है कि जल निकायों के समीप जो है रहती है। तो जल निकायों के समीप जो घनी वनस्पति वाला जो क्षेत्र होता है उसमें ये जो है अपना अधिकतर समय जो है बिताती है। और चूंकि फिशिंग कैट है तो ये कैसी होती है, तैराक भी होती है, मतलब ये तैरना भी जानती है ना। तो ये उत्कृष्ट तैराक होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिशिंग कैट जो है वो उत्कृष्ट तैराक होती है। एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष भर प्रजनन कर सकती है ना। और ऐसा नहीं है कि फिशिंग कैट नाम है इसका तो सिर्फ फिश खा के ही जिंदा रह रही है। फिश के अलावा मेंढक हो गए, क्रिटेशियंस हो गए, सांप हो गया, पक्षी हो गया, बड़े जानवरों के शव हो गए, उनका जो मांस होता है वो, ये सारी चीज़ें जो है ये खाया करती है। इसके अगर मैं आवास की बात करूं तो भारत में इसका आवास जो है वो मुख्यतः पूर्वी घाट है। तो यूपीएससी जो है ऐसे फंसा सकता है कि पश्चिमी घाट में जो है मुख्यतः जो फिशिंग कैट पाई जाती है। नहीं भाई, पश्चिमी घाट में नहीं, पूर्वी घाट में पाई जाती है। पूर्वी घाट में जो है इसका मुख्यतः आवास है। पूर्वी घाट में भी जो आपका वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र है, और सुंदरबन का जो डेल्टा है, मतलब सुंदरबन डेल्टा पूरा जो क्षेत्र है जो कि वेस्ट बंगाल में भी पड़ जाएगा और बांग्लादेश में भी पड़ जाएगा। तो ये वाले क्षेत्र में ये बहुत देखने को मिलती है। दूसरा, ओडिशा में जो चिल्का लेक वाला क्षेत्र है और आसपास की जो आर्द्र भूमियाँ हैं। फिर आंध्र प्रदेश में जो मैंग्रूव्स है, मैंग्रूव्स में कोरिंगा मैंग्रूव्स हो गया, कृष्णा मैंग्रूव्स हो गया, इन क्षेत्रों में जो है फिशिंग कैट का जो है आवास हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है लेकिन कि जो फिशिंग कैट है वो सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। भारत के अलावा ये और 9 एशियाई देशों में पाई जाती है। ओवरऑल 10 एशियाई देशों में जो है हमें फिशिंग कैट देखने को मिलती है। जैसे कि ये श्रीलंका में भी पाई जाती है, म्यांमार में भी देखने को मिलती है, थाईलैंड में देखने को मिल जाएगा आपको, इंडोनेशिया में देखने को मिल जाएगा। तो बहुत अन्य जो देश है, एशियाई देश, उनमें भी ये देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि सिर्फ भारत में, नहीं भाई, भारत के अलावा बाकी के भी एशियाई देशों में जो है ये फिशिंग कैट हमें देखने को मिलती है। तो ये इसकी जो है आवास की बात हो गई। बात करें कि इसके सामने आखिर खतरे क्या है, तो खतरों में पहला खतरा तो देखो
अब ऐसा नहीं कि जो खतरे केवल फिशिंग कैट के लिए, जब भी आप किसी भी पशु की बात करो तो पशु के सामने कौन से खतरे हैं, तो उनमें यही 5 खतरे जो है, ये मतलब 5 खतरे तो हम लिख ही सकते हैं। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया और उसमें जो है थ्रेट्स की बात की गई, खतरों की बात की गई, तो इन्हीं पॉइंट्स को हम थोड़ा विस्तारित देकर जो है लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहला खतरा क्या होगा किसी भी पशु को, प्राकृतिक आवास की क्षति होगी, है ना। तो पहला खतरा तो इसके सामने क्या है, प्राकृतिक आवास की क्षति। अब जैसे कि हमें पता है कि जो फिशिंग कैट है वो जलीय निकायों के समीप रहती है, ज़्यादातर आर्द्र भूमियों में रहती, मतलब आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में रहती है। तो अगर क्या होगा, आर्द्र भूमि या वेटलैंड का अगर विनाश हो रहा है, इसको अगर क्षति पहुंच रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, इसके आवास को क्षति पहुंच रही है। जब इसके आवास को क्षति पहुंचेगी तो ये क्या होगी, जो मानव बस्तियां होगी उनके समीप जाएगी। ऐसे में क्या होगा, मानव और एनिमल जो भी है उसके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगी, या जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में वन्य जीव व मानव संघर्ष देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो इनके मांस के लिए या इनकी त्वचा के लिए जानवरों की, उनका क्या करते हैं, अवैध रूप से शिकार करते हैं। तो ये एक खतरा होता है इनके सामने। कुछ जनजातियां ऐसी होती है जिनमें क्या होती है कि कुछ अनुष्ठानिक प्रथाएं होती है जिसमें बलि वगैरह का बड़ा प्रचलन चलता है। तो ऐसे में इन पशुओं की जो है बलि दी जाती है, तो ये खतरा इनके सामने होता है। और क्या चीज़ें हो जाती है कि कई बार क्या होता है कि ये जो पशु होते हैं ये अपने आवास की क्षति के चलते क्या होता है, जो मानव बस्तियां होती है उनके समीप आने लगते हैं। तो कभी फसल को नुकसान हो जाता है इसके चलते, तो कभी जो है मानव आबादी को नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि मानव के द्वारा जो है जाल वगैरह बिछा दिए जाते हैं, कुछ जो है विष वाली चीज़ें रख दी जाती है जिनको ये खा लेते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ खतरे हैं जो कि इनके सामने, ये इनके अलावा और भी खतरे हो सकते हैं, और भी कई खतरे जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो खतरे हैं हर पशु के सामने हैं और इनको हम मेंस के आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर अब हम बात करें इनके संरक्षण के प्रयासों की, तो संरक्षण को लेकर जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो है फिशिंग कैट को अपना राज्य पशु घोषित किया गया है। वहीं ओडिशा में जो चिल्का झील है उसके एम्बेसडर के रूप में जो है चिल्का फिशिंग कैट को जाना जाता है। तो चिल्का झील के राजदूत के तौर पर जो है इसको नामित किया गया है। जो अभी हमने बात करी थी फिशिंग कैट प्रोजेक्ट की, असल में जो फिशिंग कैट प्रोजेक्ट था ये 2010 में शुरू किया गया और मेनली ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है उसमें फिशिंग कैट से संबंधित जागरूकता बढ़ाने का जो है ये कार्य करता है। तो ये फिशिंग कैट प्रोजेक्ट है। चिल्का विकास प्राधिकरण और द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट जो है इनके द्वारा मिलकर एक जनगणना का आयोजन किया गया चिल्का झील के क्षेत्र में। और इस जनगणना से ये पता चला कि चिल्का झील का जो क्षेत्र है इसमें लगभग जो है 176 जो है फिशिंग कैट्स जो है वो पाई जाती है। इस जनगणना के लिए जो पद्धति का प्रयोग किया गया था डेटा के विश्लेषण के लिए, उस पद्धति को कहते हैं स्पेशियल एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर पद्धति। कौन सी पद्धति कहते हैं? स्पेशियल एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर पद्धति इसको कहा जाता है। इस पद्धति में बेसिकली होता क्या है कि कुछ डिटेक्टर लगाए जाते हैं और उन डिटेक्टरों के द्वारा जो है एक सारणी बनाई जाती है और उसके सारणी के द्वारा जो है कैप्चर रिकैप्चर डेटा के द्वारा पशु आबादी के घनत्व का अनुमान लगाया जाता है। जैसे कि क्या कर दिया गया कि कुछ कैमरे लगा दिए गए, जो इन पशु आबादी वाला क्षेत्र है उसमें क्या किए गए, कैमरे लगा दिए गए। तो अब वो जब पशु यहाँ से गुजरेगा तो ये जब पशु गुजरेगा तो क्या होगा, उसकी फ़ोटो जो है इन कैमरे में आ जाएगी। या इसके जो यूनिक मार्क्स होते हैं जैसे कि पंजे के निशान हो गए, तो ये पंजे के निशान जो है देखने को मिलेंगे। तो इसके बेसिस पर जो यूनिक मार्क्स के बेसिस पे अनुमान लगाया जाता है कि अच्छा संख्या इनकी इतनी हो सकती है। कभी इनके जो है कुछ बॉडी पार्ट जैसे कि अपना बाल वगैरह दिखने को मिला तो फिर इसके हेयर वगैरह के बेसिस पे क्या करेंगे, इसका डीएनए टेस्ट करके जो है फिर अनुमान लगाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरी चीज़ जो है वो कार्य करती है। ये जो सिस्टम होता है स्पेशियल एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर पद्धति, वो कुछ इस तरीके से जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए द लर्नर्स पार्लियामेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि द लर्नर्स पार्लियामेंट का जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।